नमस्कार दोस्तों, चलिए सीधे डाइव करते हैं कल्चर एंड कल्चरल स्टडीज की इस फैसिनेटिंग दुनिया में। कभी सोचा है कि शेक्सपियर के एक नाटक और इंस्टाग्राम पर चल रही एक रील में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इस एक्सप्लेनर में हम इसी तरह के सवालों की तह तक जाएंगे जो आपके एमए इंग्लिश और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर जैसा कि रेमन विलियम्स ने कहा था, कल्चर असल में इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में से एक है। तो सवाल ये है कि कल्चर का असली मतलब है क्या? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कल्चर की इस गुत्थी को सुलझाएंगे, फिर कल्चर को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों पर बात करेंगे। उसके बाद हम कल्चरल स्टडीज की दुनिया में कदम रखेंगे, समझेंगे कि पावर और आइडेंटिटी जैसे कोर इशू से इसका क्या लेना देना है। फिर मैं आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो आपके एनालिटिकल टूल किट को शार्प करेंगे। और आखिर में इस सारी नॉलेज को एग्जाम में कैसे यूज करना है, इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए इस ग्रेट डिबेट के मैदान में उतरते हैं। कल्चर आखिर है क्या? क्या ये कुछ महान कलाकृतियों का खजाना है जो म्यूजियम्स में बंद है, या फिर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका है? यही वो सवाल है दोस्तों जिसने कल्चरल स्टडीज की नींव रखी, और आपके एग्जाम्स के लिए इसे समझना बेहद जरूरी। देखिए, यहाँ दो टीमें हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है टीम मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनके लिए कल्चर एक्सक्लूसिव क्लब है, द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड, मतलब शेक्सपियर, बेथहोवन, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और दूसरी तरफ हैं रेमंड विलियम्स, जो कहते हैं रुको, कल्चर इज ऑर्डिनरी, कल्चर आम है। आप दिवाली कैसे मनाते हैं, दोस्तों के साथ कौन सा गाना गाते हैं, ये सब कल्चर है। ये कोई म्यूजियम नहीं, ये हमारी जीती जागती जिंदगी है। रेमंड विलियम्स का ये कोट, ये मॉडर्न व्यू का फाउंडेशन है। वो साफ साफ कहते हैं कि कल्चर साधारण है, ये पहली सच्चाई है। ये किसी पढ़े लिखे एलीट ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। हर समाज, हर सोसाइटी का अपना एक आकार, अपना एक पर्पस, अपने मीनिंग्स होते हैं जिन्हें वो अपनी कला और अपने संस्थानों के जरिए एक्सप्रेस करता है। तो आपके सिलेबस के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब कल्चर का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो गया है। आपको शेक्सपियर को भी पढ़ना है और एक टीवी एड को भी एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मीनिंग बना रहे हैं। एक नाटक ह्यूमन कंडीशन के बारे में मीनिंग बना रहा है, तो एक एड आपको बता रहा है कि हैप्पीनेस का मतलब एक नई कार खरीदना है। ये सब हाई पॉपुलर लिफ्ट कल्चर सब एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट। अब सोचिए, जब कल्चर की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड हो गई तो उसे पढ़ने का तरीका भी तो बदलना था, है ना? सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला था। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई, एक रेवोल्यूशनरी एकेडमिक फील्ड का, कल्चरल स्टडीज। तो आखिर है क्या ये कल्चरल स्टडीज? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये सिर्फ कल्चर के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे फिल्में देखना या त्योहार मनाना, सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर से कैसे जुड़ी हैं, खास तौर पर रेस, क्लास और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में। सीधा सीधा कहें तो ये कल्चर और पावर के रिश्ते को एक्सप्लोर करती। तो ये फील्ड करती क्या है? ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करती है। ये बड़े और मुश्किल सवाल पूछती है। सवाल जैसे कि समाज में पावर किसके हाथ में है, फिल्में और टीवी शोज हमें दुनिया किस नज़र से दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी, यानी आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, को कैसे शेप करती हैं। याद रखिए, कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहाँ आइडियाज़ की लड़ाई होती है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसे समझे बिना कल्चरल स्टडीज अधूरी है, हेजेमनी। अंतोनियो ग्राम्शी का ये आइडिया एक गेम चेंजर है। हेजेमनी कहता है कि असली पावर डंडे या बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों से, कंसेंट से आती है। जब कोई डोमिनेंट ग्रुप अपने आइडियाज को इतना नॉर्मल बना दे कि वो हमें कॉमन सेंस लगने लगे, तो उसे हेजेमनी कहते हैं। जैसे ये आइडिया कि कोई भी मेहनत करके अमीर बन सकता है, ये एक हेजेमनिक आइडिया है, क्योंकि ये सिस्टम की इनइक्वालिटीज को छुपाता है और लोगों को कॉमन सेंस के नाम पर चुप करा देता है। कल्चरल स्टडीज हमें उकसाती है, हमें जोल्ट करती है ये पूछने के लिए कि स्क्रीन पर या किताबों में जो हम देख रहे हैं वो हमारी और दूसरों की आइडेंटिटी को कैसे बना रहा है। मीडिया में वर्किंग क्लास को कैसे दिखाया जाता है, आपकी अपनी पहचान, आपकी रेस, क्लास, जेंडर उस कल्चर से कैसे बनती है जिसे आप हर रोज कंज्यूम करते हैं। ओके, तो अब तक हमने बड़े आइडियाज की बात कर ली है। अब वक्त है आपके एनालिटिकल टूल किट को कुछ जरूरी टूल्स से भरने का। ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना आप एग्जाम में किसी भी टेक्स्ट को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हमारा पहला टूल है रेमंड विलियम्स का स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। ये क्या है?
ये बेसिकली किसी दौर को वाइब या मूड को पकड़ने का एक तरीका है। ये वो चीज़ है जो शायद नियमों में नहीं लिखी होती, पर हवा में महसूस होती है। जैसे 1960s का रॉक म्यूजिक सोचिए, उसमें एक बेचैनी थी, एक रिबेलियन था। वो उस जनरेशन का स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग था जो किताबों से पहले संगीत में नजर आ गया था। अगला टूल है कल्चरल मटीरियलिज्म। ये कहता है कि कोई भी कल्चरल प्रोडक्ट, चाहे वो कोई कविता हो या नाटक, आसमान से नहीं टपकता। वो एक मटीरियल प्रोडक्ट है। उसे बनाने में पैसा लगता है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, उस वक्त के सोशल कंडीशंस का उस पर असर होता है। तो शेक्सपियर को सिर्फ एक डिवाइन जीनियस की तरह मत देखिए, ये भी देखिए कि उसके प्लेस को फंड कौन कर रहा था और वो उस समाज के पावर स्ट्रक्चर्स को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और ये कॉन्सेप्ट तो माइंड ब्लोइंग है। कल्चरल स्टडीज में टेक्स्ट का मतलब सिर्फ किताब नहीं होता। कोई भी चीज, लिटरली एनीथिंग जिसे आप मीनिंग के लिए रीड कर सकते हैं, वो एक टेक्स्ट है। एक रेसलिंग मैच, बिल्कुल, वो गुड वर्सेस ईवल का एक टेक्स्ट है। एक शॉपिंग मॉल, हाँ जी, वो भी एक टेक्स्ट है जो हमें कंज्यूमरिज्म की कहानी सुनाता है। इस नज़र से देखो तो पूरी दुनिया ही आपकी लाइब्रेरी है। स्टुअर्ट हॉल का इनकोडिंग डीकोडिंग मॉडल हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। ऑडियंस पैसिव नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि एक फिल्म मेकर ने एक मैसेज एनकोड करके फिल्म में डाल दिया, ज़रूरी नहीं कि आप उसे वैसे ही डीकोड करें। आप उस मैसेज को पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, या फिर आप उसे फ्लैट आउट रिजेक्ट कर सकते हैं। पावर ऑडियंस के पास भी होती। ये टेबल देखिए, ये सब अलग अलग चश्मे हैं, अलग अलग लेंसेज, जिन्हें पहनकर आप एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। मान लीजिए हम सिंड्रेला की कहानी देख रहे हैं। एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहेगा ये क्लास स्ट्रगल की कहानी है, वहीं एक फेमिनिस्ट क्रिटिक कहेगा कि ये पेट्रियार्की को रीइंफोर्स करती है, क्योंकि सिंड्रेला को बचाने के लिए एक प्रिंस की जरूरत है। देखा आपने, टेक्स्ट एक, लेंस बदला तो मीनिंग ही बदल गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। इतना सब कुछ तो जान लिया, पर एग्जाम में इसका करना क्या है? हाउ कैन यू यूज ऑल दिस नॉलेज टू राइट अ हाई स्कोरिंग आंसर? और ये है मेरी सबसे बड़ी सलाह, थियरीज के नाम रटना बंद कीजिए। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितने नाम याद है, वो ये देखना चाहता है कि आप उन थियरीज को यूज कैसे करते हैं। सिर्फ ये मत लिखिए कि विलियम्स ने क्या कहा, ये दिखाइए कि विलियम्स का आइडिया आर्नल्ड के आइडिया को चैलेंज कैसे करता है। डोंट जस्ट समराइज, एनालाइज। यही एक एवरेज और एक ब्रिलियंट आंसर के बीच का फर्क है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। आज अपने आसपास देखिए और कोई एक कल्चरल टेक्स्ट चुनिए। वो कोई आईपीएल मैच हो सकता है, कोई गाना या कोई पॉलिटिकल एड, और सोचिए आप इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उसे कैसे एनालाइज करेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्रस्ट मी, एक बार आपने इस नज़र से दुनिया को देखना शुरू कर दिया तो आप इसे फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।